और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून में कोरोना बम फूटा है। 42 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 550 पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, देहरादून में कोरोना का बम फूटा है। 42 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 550 हो गई है। तो धीरे धीरे कोरोना पहाड़ों में भी पैर पसार रहा है। उत्तराखंड में भी रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। देहरादून में 42 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो अब ये संख्या 550 हो गई है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा तमाम कोशिश की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की बात की जा रही है। सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है। उसके बाद भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर लगातार उनका आवागमन जारी है, पलायन वो कर रहे हैं। तो ऐसे में जब वो प्रदेश में पहुंच रहे हैं तो उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस वजह से मामले और ज्यादा बढ़ रहे हैं और टेस्टिंग की प्रक्रिया भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से नए मामले भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं देहरादून से। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एक ही दिन में 42 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कैसे हालात हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जो बीते रात को हेल्थ विभाग ने बुलेटिन जारी किया था, उसमें 507 के करीब कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई थी प्रदेश भर के लोगों में। तो वहीं आज जो हेल्थ बुलेटिन अब जारी होगा, उससे पहले ही हड़कंप मच गया है। चूंकि देहरादून में ही ऐसे 40 मामले मिले हैं, तो करीब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 500 के 50 पार पहुंच गया है। और जब जैसे हेल्थ विभाग द्वारा दोपहर में ये बुलेटिन जारी होगा, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा और भी बढ़ने की आशंका है। इसके मद्देनजर सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर काबू पाया जा सके। इसी को लेकर सरकार नई रणनीति अख्तियार कर रही है। अभी इसी मामले को लेकर आज कैबिनेट भी चल रही है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में। तो संक्रमण को रोकने के लिए इस कैबिनेट में भी कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। जिस तरह से प्रवासियों को लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ला भी रही है। अभी तक करीब 1.5 लाख के करीब यहाँ पर प्रवासियों को लाया जा चुका है। उन्हीं में ज्यादातर देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है। हालांकि ये सुनील, अगर रिकवरी रेट की हम बात करें तो प्रदेश में रिकवरी रेट कैसा है? क्योंकि 550 से संख्या पहुंच रही है, ऐसे में कितने लोग हैं जो ठीक होकर घर भी जा चुके हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो हेल्थ विभाग ने बुलेटिन जारी किया था, उसमें साफ तौर पर है कि अभी तक 81 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अन्य एक्टिव हैं। 4 की मौत हो चुकी है। हालांकि उन जिनकी मौत हुई है वो ऐसे लोग हैं कोरोना पॉजिटिव तो थे ही, लेकिन कुछ और बीमारी से भी ग्रसित थे। तो सरकार मान के चल रही है कि सीधे तौर पर उनकी कोरोना से यानी कोविड-19 से मौत नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार इस बात को केंद्रित करके मुखरता से देख रही है और लगातार प्रयास ये कर रही है कि कोरोना के संक्रमण से प्रदेशवासियों को कैसे बचाया जा सके। बिल्कुल सुनील, और ये साफ भी हो रहा है कि जिस तरह से प्रवासी मजदूर प्रदेशों में आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में उनको लेकर क्या तैयारी है प्रशासन की? क्योंकि अभी भी कई हजारों की संख्या में मजदूर हैं जो पहुंच रहे हैं प्रदेश में। जी, जाहिर तौर पर जब प्राइम न्यूज ने धन सिंह रावत से बात करी थी, जो सहकारिता और उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो उन्होंने सीएम के काफी करीबी हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो अब प्रवासी मजदूरों को लाया जाएगा, उनको उनके लिए एंट्री पॉइंट यानी जैसे वो देहरादून आएंगे तो वहीं पर उनको क्वारंटीन किया जाएगा 7 दिन के लिए, चाहे वो हरिद्वार हो, देहरादून हो या उधम सिंह नगर जिला हो। जो बॉर्डर से लगते हुए जिले हैं वहीं पर उनको क्वारंटीन किया जाएगा। उसके बाद उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर भी सोच रही है कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं और रेड जोन से आ रहे हैं, उनको वहीं पर बॉर्डर के जिलों में ही क्वारंटीन किया जाए। उसके बाद ही उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। उसके लिए
जो इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन है या होम क्वारंटीन है वहां पर उनको रखा जाए। तो इसी बात को लेकर सरकार लगातार सोच रही है और जिस तरह से सबसे ज्यादा ध्यान सरकार सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग, बिल्कुल, यानी सुनील कह सकते हैं कि सरकार की पूरी तैयारी है। हालांकि मामले बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट भी ठीक दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी जानकारी, 31 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन 4.0। देश में 31 मई के बाद लॉकडाउन 5.0 की तैयारी हो रही है। 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें कि लॉकडाउन 2 हफ्ते तक और बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन 5.0 की तैयारियां हो रही हैं। अभी की हम बात करें तो फिलहाल देश में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, जो कि 31 मई को खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे भी अब लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। आपको बता दें कि जो पहला और दूसरा लॉकडाउन था वो काफी सख्त था, लेकिन तीसरे लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी ढील दी गई है, थोड़ी राहत दी गई लोगों को। लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की राहत दी गई है। जो ग्रीन जोन थे, जो ऑरेंज जोन थे, वहां पर बहुत ज्यादा राहत दी है। हालांकि जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वहां पर इतनी ज्यादा राहत नहीं दी गई है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 5.0 की तैयारियां भी हो रही है। अब देखना होगा कि 5.0 में किस तरह की राहत मिल सकती है। क्या लॉकडाउन 5.0 राहत भरा होगा या 5.0 में सख्ती देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीते 3 से 4 हफ्तों से रोजाना मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। और देहरादून से बड़ी जानकारी मिल रही है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक है। आज सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। ये बैठक अभी भी चल रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो सचिवालय में ये कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर कोरोना संक्रमितों की हम बात करें तो ये आंकड़ा 550 के पार हो गया है। अगर लॉकडाउन 1 और 2 की हम बात करें तो लॉकडाउन 1 और 2 और 3 में उत्तराखंड में मामले बहुत कम थे, लेकिन लॉकडाउन 4 में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, कैबिनेट की बैठक हो रही है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। और ये माना जा रहा है कि कोविड-19 को लेकर के इस बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो वहीं लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने और किन किन चीजों में छूट दी जा सकती है, उन ऐसे तमाम मुद्दों पर भी बात हो सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि पर्यटक स्थल है उत्तराखंड, इसलिए पर्यटन को ज्यादा नुकसान हुआ है। इसको कैसे अब फिर से पुनर्जीवित किया जा सके, लोगों की रोजी रोटी के संसाधन कैसे मुहैया कराया जा सके। पवन, क्या लग रहा है जिस तरह से 4.0 अभी चल रहा है, 31 मई को खत्म होगा, अगर लॉकडाउन बढ़ता है, मतलब लॉकडाउन 5.0 होता है, तो उत्तराखंड में किस तरह की सख्ती देखने के लिए मिल सकती है? क्योंकि 3 जो लॉकडाउन रहे हैं वो उत्तराखंड में काफी ज्यादा सही रहे हैं, उतने मामले नहीं सामने आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन 4.0 में बहुत मामले सामने आ गए हैं, संख्या 550 पहुंच गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं लॉकडाउन 4 में, तो उससे लगता है कि कई जगह पर कई तरह की सख्ती भी हो सकती है। हालांकि प्रशासन का मानना ये भी है कि जो भी नए केस आ रहे हैं वो सब माइग्रेटेड ही है। जो लोग बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उन्हीं से हो रहा है। समाज में अभी तक ये इसका फैलाव नहीं हुआ है। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि तमाम चीजों में छूट दी जा सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी एक आदेश दिया है। जो दुकानों की खुलने की जो अवधि थी वो सुबह 7 बजे से 4 बजे की थी, उसको बढ़ा करके सुबह 7 से शाम 7 बजे तक किया गया। इससे ये लगता है कि कई चीजों में छूट दी जा सकती है।
जो इंटर स्टेट है या फिर अंतर जनपदीय है, उनमें भी काफी सहूलियत दी जा सकती है, क्योंकि आर्थिकी को काफी नुकसान हो रहा है और ऐसे में बचाव भी जरूरी है। जो लोग प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनको सख्ती से क्वारंटाइन कराया जाए, जो लोग संदिग्ध हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में किया जाए, और जो लोग जो नॉर्मली हैं उनको भी होम पवन, क्वारंटाइन अगर किया त्रिवेंद्र जाए। सरकार की हम बात करें तो त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से किस तरह के यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है? क्या सरकार सोच रही है? क्या 5.0 अगर लॉकडाउन होता है तो क्या जिम, सिनेमा हॉल की हम बात करें तो इसके लिए राहत मिल सकती है लोगों को? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कम्युनिटी सर्विलांस की अगर बात करें या फिर कम्युनिटी में इसके फैलाव की बात करें, तो उसको देखते हुए अभी सिनेमा हॉल और जो बड़े बड़े मॉल हैं उनको तो छूट मिलना मुश्किल है, लेकिन अन्य तमाम चीजों को खोलने के निर्णय पर मुहर लग सकती है। बिल्कुल पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो त्रिवेंद्र सरकार की अहम बैठक यहाँ हो रही है और अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। मसूरी में 27 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में वो कार्यरत है। 17 मई को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से मसूरी आया था, तो 22 मई को स्वास्थ्य खराब होने के कारण दून अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। 25 मई को सैंपल लिया गया था और युवक की आज रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मसूरी में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर से ये मसूरी आया था 17 मई को काम के सिलसिले में। 25 मई को इसका सैंपल लिया गया और आज इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसे आइसोलेट कर दिया गया है। लग रहा है पुलिस वालों ने बहुत मदद की, उत्तराखंड सरकार ने बहुत मदद की हमारी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना चाहेंगे कि हमारे पास कॉल आया, घर जाना चाहते तो हमें घर जाने के लिए थोड़ा अच्छा लगा। काफ़ी टाइम से परेशान थे, तो जो हेल्प करी गई है प्रशासन द्वारा उसका हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। अच्छा कि इन्होंने प्रशासन ने और हमारे अध्यक्ष साहब हैं, मजदूर भाई हैं और हमारे पुलिस, ये सब इन लोगों का हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कीचा विधानसभा के सबसे बड़े क्षेत्र नगला पंतनगर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर से उठी है। यहां के युवा समाजसेवी और भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार वाल्मीकि ने राज्य सरकार से मांग की है कि यहां पर नगला पंतनगर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की कोशिश लगातार की जा रही है और काफी समय पहले भी ये मांग चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से ये मांग उठ गई है, जिसको लेकर तत्कालीन बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने भी इसके लिए काफी पैरवी की और कई बार पत्रों के माध्यम से पूर्व की कांग्रेस सरकार में भेजे, लेकिन उनकी मांग पर ये नहीं हो सका। तो एक बार फिर से नगला पंतनगर को नगर पंचायत बनाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। में है कई जगहों से लाल कुआं का विस्तारीकरण है और जिनका आपने नाम लिया, इन स्थानों पर लोग कहीं नगर पंचायत के लायक वहाँ पर जनसंख्या है, कहीं नगर पालिका के लायक है। तो इस ओर ध्यान है कि जितनी छोटी इकाइयाँ होंगी उतना वहाँ पर शासन चलाने में आसानी रहती है। इसलिए जो लोकल हमारा शासन है वो होना चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं। सरकार के अपने संसाधन कितने हैं, कैसा है, इस समय तो कोविड की तरफ ही सबका ध्यान है। सारे विकास कार्य भी एक किस्म से इस समय लॉकडाउन में है। सारे विकास काम, अगर हम पेयजल को छोड़ दें या फिर जो बिजली विभाग है उसको छोड़ दें, तो बाकी जितने भी हैं धीरे धीरे आप लौट रहे हैं, पटरी पर गाड़ी लौट रही है, क्योंकि हमको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। हर जो नहीं बचा पाएगा उसके बारे में बोलना कोई उचित नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसके। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं अपने माननीय विधायक श्री राजेश शुक्ला जी पे पूरा भरोसा है और अपनी सरकार पे, त्रिवेंद्र रावत सरकार जो है उस पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से ये विस्तारीकरण कर रहे हैं, पूरे राज्य का विस्तार कर रहे हैं, पुरानी नगर पंचायतों को नगर पालिकाओं में परिवर्तित कर रहे हैं, उसी तरीके से मुझे लगता है कि नगला पंतनगर नगर पंचायत बहुत जल्दी ही अपने परिदृश्य में आ जाएगी और अपने अस्तित्व में आ जाएगी। करीब मेरे हिसाब से मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा आकलन है, कि यहाँ पर 12,000 के लगभग आबादी होगी। और मूलभूत सुविधाओं की बात करूँ तो यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से न नगर पंचायत में आता है, न ग्राम सभा में आता है, न नगर पालिका में आता है। पंतनगर विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के होने के बाद भी यहाँ पर अगर बच्चों के एडमिशन्स की बात है, पढ़ाई की बात है, तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, जाति नहीं बन पाता है, आय नहीं बन पाती, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। इसी तरीके से मूलभूत सुविधाओं की बात करूँ तो जो हमारे युवा साथी जो पढ़े लिखे जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनको कोई भी बैंक लोन देने के लिए
लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो भी छोटे मोटे घर मकान अपने जगह ज़मीनें हैं उसका कोई कागज़ नहीं है। नजूल के स्तर पर ये हमेशा से। नारसन में उत्तर प्रदेश की सीमा से प्रतिदिन सैकड़ों प्रवासी प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले उन्हें यहां थर्मल स्क्रीनिंग और अपने पास की चेकिंग करवाने के लिए रुकना होता था। भीड़ अधिक होने के कारण काफी देर तक लाइन में लगे रहते हैं। बॉर्डर क्षेत्र पर खाने पीने की व्यवस्था न होने के कारण प्रवासियों को भूखे प्यासे भटकना पड़ता है। उनकी इस परेशानी को देखते हुए आरएसएस ने रसोई की शुरुआत की है। क्षेत्रीय प्रचारक पदम ने बताया है कि 23 मई से रसोई की शुरुआत की गई थी और इस रसोई के माध्यम से प्रवासियों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो रुड़की में भोजन पानी की व्यवस्था लगातार प्रवासी मजदूरों के लिए की जा रही है। नारसन बॉर्डर पर सैकड़ों प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान भी हैं। जब से प्रवासियों का अपने राज्य में आने का क्रम शुरू हुआ तो बॉर्डर पर काफ़ी अव्यवस्था थी। लोग काफ़ी देर तक धूप में खड़े होते थे। अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान में आया कि ये प्रवासी अपने ही हैं, इन सबको कष्ट, ये हमको कष्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ रुड़की के कार्यकर्ताओं ने बैठकर तय किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और यहाँ के एसडीएम के साथ बैठकर बात की। मेन रोड से यहाँ शिफ्ट कराया गया ये शिविर और यहाँ आकर के 23 तारीख से ये शिविर हमने शुरू किया है। तो छोटी छोटी शिष्यों में जो दूध की मांग करते हैं उनको दूध दिया जा रहा है। इस प्रकार से किसी को भी भूख और प्यास से परेशान नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। इस समय इस कैंप में यही एक मुख्य विषय हमको ध्यान में आया था। उसकी यहाँ व्यवस्था रुड़की के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बनाई। आसपास के सब गांवों का पर्याप्त सहयोग स्वयंसेवकों का इस शिविर में यहाँ मिल रहा है। रुद्रपुर में बस्तियों और शहरी क्षेत्र की सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर लगातार पदयात्रा कर रहे कांग्रेस जिला महासचिव सुशील गाबा ने आज लगातार चौथे दिन ट्रांजिट कैंप वार्ड 3 में मजदूर बस्तियों में नालियों और गड्ढों के बीच सड़कों को ढूंढने की कोशिश की। आज श्री गाबा के पदयात्रा कार्यक्रम का संचालन कांग्रेसी नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष दिलीप अधिकारी, जगदीश कर्मकार, पार्षद मोनू निषाद और कांग्रेसी नेता ओंकार सिंह ढिल्लों ने किया है, लेकिन वहां पर सड़कें दिखाई नहीं दी। तो कांग्रेस जिला महासचिव लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर ये पदयात्रा हो रही है। इलाके के लोग भी लगातार सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। तो रुद्रपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर लगातार लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है।